पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जो अक्सर रिपीट एग्जामिनर करते हैं, जिसमें सबसे पहला जीव और उसके चारों ओर के भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनकी अंतःक्रिया के सम्मिलित रूप को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या कहा गया है? तो उसको पर्यावरण कहा गया था। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। हमारे चारों ओर के आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किन दशाओं का सम्मिलित रूप है? तो बी हो जाएगा, भौतिक एवं जैविक दशाओं का साथ होने वाली अंतःक्रिया। धर्म, नैतिकता, प्रथाएं और विधि पर्यावरण के किस संघटक के अंतर्गत है? सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत। ई क्लोरोटिका नामक समुद्री घोंघा अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल किससे प्राप्त करता है? तो शैवाल से। चौथे का सी। झील के किनारे का वह छिछला क्षेत्र जहाँ प्रकाश पूरी तरह पहुँचता क्या कहलाता है? तो हो जाएगा बेलांचल क्षेत्र। प्रश्न नंबर 6, झील के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता? वह अंधाकार में होता है, अंधारके में होता है। तो हो जाएगा गहरा क्षेत्र, जिसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। निकेत की संकल्पना वर्ष 1917 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा। निकेत क्या कहलाता है? निकेत वह पारिस्थितिकी आवास है जिसमें केवल एक प्रजाति के जीव ही निवास करते हैं, पर्यावरण निकेत कहते हैं। एक आवास में एक से अधिक पर्यावरण निकेत हो सकते हैं, लेकिन एक निकेत में एक से अधिक प्रजाति नहीं निवास कर सकती। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मैत्री पूर्ण उत्पादों के लिए इको मार्क योजना 1991 8वें का सी, इको मार्क योजना 1991 में लागू की गई। नगरीय क्षेत्रों में नगर ऊष्मादीप का बनने का मुख्य कारण क्या है? तो कंक्रीट संरचनाओं, सूर्यताप का अधिक अवशोषण। 9वें का बी। सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई? तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट। 10 का सी हो जाएगा। 1869 में पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल ने। 11 का सी। इकोसिस्टम शब्द का 1935 में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इकोसिस्टम एजी टॉन्सले ने प्रयोग किया। 10% ऊर्जा का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो लिंडमैन। नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होगी? तो 10%। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले अमेजन और सुंदरबन के वन किस प्रकार की वन पारितंत्र की उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। प्रश्न नंबर 16, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक जीव भारत के किस पारितंत्र में पाया जाता है? तो थार मरुस्थल पारितंत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो सौर विकिरण। 17 का बी। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन ज्ञात करने का सही तरीका है? तो शुद्ध प्राथमिक एनएनपी बराबर जीपीपी माइनस श्वसन। 18 का बी। ईपीओडम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निम्न उत्पादक वाला क्षेत्र है? तो निम्न उत्पादक गहरे मरुस्थल। टिड्डा घास पक्षी बाज किस प्रकार का खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो चारण खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। 20 का सी। उथले समुद्रों की लगभग कितनी ऊर्जा अपर खाद्य श्रृंखला में प्रवाहित होती है? तो 80% ऊर्जा। 21 का बी। अनिम्नीकृत प्रदूषकों का जीवों के ऊतकों में जमा होना क्या कहलाता है? तो जैव संचयन कहलाता है। जैव संचयन जैसे हम कीटनाशकों का छिड़काव फसलों में करते हैं, फसलें जब पककर बड़ी होती हैं तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में जैविक प्रदूषक पाया जाता है, जो हम खाते हैं तो उसी वजह से बीमार होते हैं। यही श्रृंखला चलती रहती है और अंतिम उपभोक्ता को सबसे अधिक नुकसान जैव संचयन के माध्यम से होता है। डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक माना जाता है? तो यह स्थायी विषैलक कीटनाशक प्रदूषक माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव बनता है। ऊर्जा हमेशा एक दिशा में प्रभावित होती है। जलीय पारितंत्रों में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है? तो बायोमास का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, जलीय। प्रश्न नंबर 26, वैसी अननोन क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ दूसरे को हानि होता है वह स्वभोजिता कहलाता है। परभक्षण में एक को हानि एक को लाभ, स्पर्धा में एक को
दोनों को हानि होती है इसमें। सह परिपक्वता में एक मर जाता है, एक को लाभ भी नहीं होता है। गैसीय चक्र का उदाहरण है, तो नाइट्रोजन चक्र गैसीय चक्र का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 28, धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया कौन सा है? तो एनाबीना हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। वहीं दालों के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया हो जाएगा। दलहनी पौधों की जड़ों में सहजीवन द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का वाला जीवाणु है, तो राइजोबियम। फ्रैंकिया नामक जीवाणु किन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की ग्रंथि का बनाता है? तो कैजुराइना एलनस। 30 का बी। आधुनिक वर्गीकरण की नींव किस पुस्तक को माना जाता है? तो सिस्टेमा नेचुरी को आधुनिक वर्गीकरण का नींव। वर्ष 1859 में प्रकाशित द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो 32 का हो जाएगा सी, चार्ल्स डार्विन। बायोडायवर्सिटी शब्द का पहली बार औपचारिक प्रयोग कब हुआ? किसने? तो आंसर हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? तो जैव विविधता का जनक एओ विल्सन को कहा जाता है। CBD को किस सम्मेलन में द्वारा अपनाया गया? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो अर्थ समिट 1992। प्रश्न नंबर 36, भारत ने जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो सन 2002 में। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 107 है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान। शॉक एब्जॉर्बर के रूप में किसे जाना जाता है जो संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर तक फैल सकता है? तो पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन। वन्यजीव अभयारण्यों की कुल संख्या अक्टूबर 2025 तक कितनी पाई गई? तो 573। 40, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार। 40 का सी। संरक्षण आगार का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो बी, संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। भारत का पहला संरक्षण आगार कहाँ खोला गया? तो पहला संरक्षण आगार 42 का एक तिरुनेलवेली तमिलनाडु में खोला गया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत वर्तमान में भारत में किन दो स्थल शामिल हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील शामिल है। 43 का सी, इम्पोर्टेंट। यूनेस्को द्वारा मानव जैवमंडल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1971 में शुरू किया गया। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बिल्ड प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? तो 13। वर्ष 2025 तक भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कुल बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 हैं जो यूनेस्को की सूची में लिस्टेड। जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत में जैव विविधता स्थल कितने हैं? तो जैव विविधता स्थल 2025 तक बी, 91। 47 का बी गलत हो जाएगा, ये आंसर होगा 48। समुद्रों के वर्षावन किन्हें कहा जाता है? तो प्रवाल भित्तियों को समुद्रों के वर्षावन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण किसके द्वारा उत्सर्जित कैल्शियम कार्बोनेट से होता है? तो 49 का हो जाएगा बी, प्रवाल पॉली। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। 50 का। तापमान वृद्धि के कारण प्रवाल से शैवाल का अलग होना क्या कहलाता है? तो कोरल ब्लीचिंग। वृत्ताकार प्रवाल भित्ति को क्या कहा जाता है? तो एटोल कहा जाता है। रामसर स्थल पर हस्ताक्षर किस वर्ष कहाँ हुए थे? ईरान के रामसर शहर में। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 जून 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल घोषित किए गए? तो 93 रामसर स्थल थे, लेकिन बढ़कर 2026 में इनकी संख्या 96 हो गई है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में सबसे सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है जिसमें 11 रामसर स्थल अवस्थित हैं। वर्ष 2025 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। 56 का बी। भारत की पहली रामसर साइट 1981 कौन सी है? तो चिल्का झील है। 57 का। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? तो 1972 में। वन्यजीव पर्यावरण निम्न इनमें से कौन सी विधि स्वस्थानी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आती है? तो इन सीटू राष्ट्रीय उद्यान। 59 का सी। किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन घोषित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। इम्पोर्टेंट हो जाएगा।